वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके बीपीएससी, सीडीपीओ और बिहार दरोगा सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ये सारे जो क्वेश्चन लिया गया है एडुटेरिया का ऑफलाइन टेस्ट होता है, उसी से सारे क्वेश्चन को लिया गया है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है हर क्वेश्चन का डिटेल से डिस्कशन अच्छा लगता है कि सिर्फ आपको हम आंसर बता देंगे, उसी में आप लोग खुश रहते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, पॉलिटी आएगा, सारे आपके इसी प्रकार से आएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है इसकी स्थापना 1866 में 1866 में कहाँ पर होता है, तो लंदन में होता है, ठीक है। लंदन में होता है। और किसके द्वारा होता है, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, ये तो हो गया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अगर पूछेगा कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा, ठीक है। आनंद मोहन बोस के द्वारा। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, 1876 में। और कहाँ पर की गई थी, कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता में की गई थी, ठीक है। कोलकाता में की गई थी। इसमें आपको याद रखना है कि बाद में जो है इंडियन एसोसिएशन जो है 1886 में जो है कांग्रेस में विलय कर दिया जाता है इंडियन एसोसिएशन का, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे जो है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। तो किसे माना जाता है, तो माना जाता है डेरोजियो साहब को, ठीक है। डेरोजियो साहब को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है, क्या बोल रहा है कि निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। अगर क्वेश्चन होता है कि भारत की आज़ादी के बाद जो है राष्ट्रवादी कवि किसे माना गया है, तो भारत के आज़ादी के बाद जो राष्ट्र कवि माना गया है रामधारी सिंह दिनकर को। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि, तो डेरोजियो को माना जाएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्वागत नहीं किया। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो 1885 में होती है। और कहाँ पर होती है, तो बम्बई में होती है। किसके द्वारा होती है, तो ए ओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है। ए ओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं, तो बिमलेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बोला गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किसने नहीं किया, तो सर सैयद अहमद खां ने नहीं किया था, ठीक है। सर सैयद अहमद खां। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके पीछे कारण क्या था, तो जो सर सैयद अहमद खां को आशंका थी कि जो कांग्रेस है बाद में जो है हिंदुओं की सभा बनकर रह जाएगी। ये जो है सर सैयद अहमद खां का सोचना था कि जो कांग्रेस है बाद में जो है हिंदुओं की एक सभा बनकर रह जाएगी कांग्रेस। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि सर सैयद जो अहमद खां हैं इनके द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई 1864 में। उसके बाद अलीगढ़ मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, फिर से बोलते हैं, अलीगढ़ मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में की गई सर सैयद अहमद खां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में इजारा व्यवस्था किसने प्रारंभ की। तो बंगाल में जो है इजारा व्यवस्था ही प्रारंभ की थी मुर्शिद कुली खां ने, ठीक है। मुर्शिद कुली खां ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुर्शिद कुली खां के बारे में आपको याद रखना है कि जो मुर्शिद कुली खां हैं अपनी राजधानी को बदलते हैं। तो सबसे पहले जो बंगाल की राजधानी कहाँ पर थी, ढाका थी। उसके बाद राजधानी बदल के ये कहाँ लेके चले जाते हैं, मुर्शिदाबाद लेके चले जाते हैं। कहाँ पर, मुर्शिदाबाद, ठीक है, मुर्शिदाबाद। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद इजारा व्यवस्था, जो इजारा व्यवस्था ये क्या है, ये एक ठेके की व्यवस्था होती है। ठेके पर जो है भू राजस्व वसूलने के लिए दे दिया जाता था ज़मींदारों को। साथ में आपको याद रखना है कि इनके द्वारा जो है तकावी ऋण, खेती के लिए जो है तकावी ऋण दिया गया। खेती के लिए तकावी ऋण दिया गया, ठीक है। तकावी ऋण दिया गया खेती के लिए। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो मुर्शिद कुली खां हैं इनके द्वारा जो छोटे ज़मींदार थे उन पर कार्रवाई किया गया और उनसे ज़मीन छीन लिया गया। और जो इसमें आपको याद रखना है छोटे ज़मींदारों पर कार्रवाई किया गया था
जो बड़े ज़मींदार थे उन पर कार्रवाई नहीं किया गया था, क्योंकि जो बड़े ज़मींदार थे उनको राजस्व वसूल के लाके दे रहे थे, इसीलिए। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेजी रेजिडेंट नियुक्त किया गया? तो बहुत से लोगों के लिए नया क्वेश्चन होगा, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो किसे नियुक्त किया गया? ल्यूक स्क्रॉप्टन को नियुक्त किया गया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध होता कब है? 1757 में होता है। किसके किसके बीच में होता है? तो अंग्रेज की तरफ नेतृत्व कर रहे थे क्लाइव। ठीक है, क्लाइव। उसके बाद सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, सिराजुद्दौला के बीच में। इसमें पराजय किसकी होती है? सिराजुद्दौला की पराजय होती है और क्लाइव जो है विजयी हो जाता है। अंग्रेज आपके यहाँ पर विजयी हो जाता है। उसके बाद जो है 1757 में जब सिराजुद्दौला हार जाता है तो नवाब किसे बनाया जाता है? 1757 में जो है नवाब बनाया जाता है मीर जाफ़र को। ठीक है, मीर जाफ़र को नवाब बनाया जाता है। फिर बाद में मीर जाफ़र को भी 1760 में हटा दिया जाता है, क्योंकि जो अंग्रेज़ों की मांग थी उसे पूरा नहीं कर पा रहा था। तो किसे बनाया जाता है? तो फिर बनाया जाता है आपके यहाँ पर मीर कासिम को नवाब बनाया जाता है। ठीक है, जब मीर कासिम नवाब बनता है तो सबसे पहले अपना राजधानी को बदल लेता है। अंग्रेज बहुत ज़्यादा इनसे डिमांड कर रहे थे, तो इसी को देखते हुए इन्होंने अपनी राजधानी को चेंज कर ली। आपको इसका पहले जो क्वेश्चन था उसमें बता चुके हैं कि सबसे पहले जो मुर्शिद कुली खा था वो ढाका से कहाँ पर राजधानी ले गया? मुर्शिदाबाद। ठीक है, मुर्शिदाबाद। जबकि जो मीर जाफ़र थे अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से जो है ले गए मुंगेर ले गए। कहाँ पर? मुंगेर आपकी एक बिहार में लोकेशन है, वहाँ पर लेके चले गए। 1764 में जो है बक्सर का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में होता है? तो अंग्रेज और मीर कासिम। शुजा-उद-दौला अवध का नवाब है। उसके बाद शाह आलम द्वितीय ये आपके मुग़ल शासक है। इन तीनों के बीच में होता है। तो जो आपके मीर कासिम और शुजा-उद-दौला शाह आलम की जो सेना ये हार जाती है। और उसके बाद जो है 1764 के बाद जो 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि होती है, जिसके माध्यम से जो है बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अधिकार जो है अंग्रेज़ों को दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गवर्नर ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया? तो चलाया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। और कब से कब तक चलाया गया? तो 1772 से 76 तक चलाया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वारेन हेस्टिंग के बारे में याद रखिएगा कि ये बंगाल का अंतिम गवर्नर है और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। दोनों शब्द अलग अलग हैं। बंगाल का सिर्फ गवर्नर बोल रहे हैं, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग है और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल आपके भी वारेन हेस्टिंग है। ये दोनों शब्द याद रखिएगा जो हम बोले हैं। उसके बाद आपको याद रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में याद रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया। तो कब लागू करता है? 1793 में लागू करता है। और कहाँ लागू करता है? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के बनारस के एरिया में लागू करता है अस्थाई बंदोबस्त। कब लागू करता है? 1793 में। जो अस्थाई बंदोबस्त है उसमें आपको याद रखना है कि जो अंग्रेज और ज़मींदारों के बीच में समझौता हुआ था। अंग्रेज को 89% देना था और ज़मींदार अपने पास 11% रखता। इसमें राजस्व कौन वसूलता? ज़मींदार राजस्व वसूलता जाके आम लोगों से। ठीक है, आम लोगों से। यहाँ पर जो अंग्रेज हैं उन्हें कोई मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ ठेका देने से मतलब था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। आज जो आपके अस्थाई बंदोबस्त है कितना % एरिया पर लागू था? तो 19% एरिया पर अस्थाई बंदोबस्त लागू था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मुग़ल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे? तो औरंगजेब की मृत्यु कब होता है? तो 1707 में इसकी मृत्यु हो जाता है। उस समय कुल कितने प्रांत थे? तो एक काबुल की प्रांत थी, 6 आपके दक्षिण के थे और 14 आपके उत्तर भारत के। टोटल आपके 14, 6, 20 टोटल 21 प्रांत थे। ठीक है, तो से इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो मुग़ल शासक आए उनका कालक्रम देख लीजिए। सबसे पहले कौन आता है? तो सबसे पहले आपके बाबर आते हैं। कब आते हैं? 1526 में। उसके बाद हुमायूं आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके अकबर। इस शासक का कालक्रम में किस प्रकार से शासन किया जाता है।
उसके बाद जहांगीर, ठीक है, जहांगीर, उसके बाद शाहजहाँ, और लास्ट में आपके औरंगजेब। ये सारे इंपॉर्टेंट शासक थे जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहाँ, और शाहजहाँ के बाद औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है और अकबर साहब की मृत्यु 1605 में होती है, ठीक है। जो अकबर साहब की मृत्यु 1605 में होती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है अकबर की मृत्यु से पहले होती है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया। तो इसमें से जो शासक दिया गया, इसमें से कौन सा शासक जो है 2 अश्वमेध यज्ञ करवाता है। तो ये करवाता है आपकी, ये करवाया जाता है राजा जयसिंह के द्वारा, ठीक है, राजा जयसिंह के द्वारा। राजा जयसिंह कहाँ के राजा थे, तो आम्बेर के राजा थे, ठीक है, आम्बेर के राजा थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा। तो फारसी भाषा में जो है जफरनामा किसके द्वारा लिखा गया था, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया था। जफरनामा को विजय पत्र भी बोला जाता है, ठीक है, जफरनामा को विजय पत्र भी बोला जाता है। और किस भाषा में लिखा गया था, तो फारसी भाषा में, याद रखिएगा फारसी भाषा में लिखा गया था, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया था। जो गुरु गोविंद सिंह है, इनके बारे में याद रखिए कि ये सिखों के 10वें गुरु हैं, सिखों के 10वें गुरु हैं। और इनका जन्म कहाँ होता है, तो पटना में होता है। और कब होता है, तो 1666 में होता है, ठीक है। जो गुरु गोविंद सिंह हैं, इनके द्वारा जो है खालसा पंथ और पाहुल प्रथा की शुरुआत की गई, इसे नोट कर लीजिएगा, खालसा पंथ और पाहुल प्रथा की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई। तो आपको याद रखना है कि अंग्रेजों के द्वारा जो है मराठा के साथ में 3 युद्ध लड़ा गया था। तो पहला युद्ध कब लड़ा गया, पहला युद्ध लड़ा गया आपके 1782 में, सालबाई के संधि के माध्यम से समाप्त होता है। और दूसरा युद्ध कब लड़ा जाता है, 1803 से 1805 के बीच में। और तीसरा युद्ध कब लड़ा जाता है, तीसरा युद्ध लड़ा जाता है आपके 1817 से 18 के बीच में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दिया। तो आपको याद रखना है कि 1817-18 के युद्ध के बाद, 1817-18 के युद्ध के बाद जो है समाप्त कर दिया गया बाजीराव द्वितीय के समय, ठीक है, बाजीराव द्वितीय के समय। और जो ये तीसरा युद्ध होता है आपकी अंग्रेज और मराठा के बीच में, इसमें जो मराठा की सेना होती है हार जाती है। और जो बाजीराव द्वितीय होते हैं, इन्हें पेंशन पर जो है 8 लाख रुपये पेंशन दे के कानपुर के बिठूर भेज दिया जाता है, कानपुर के बिठूर भेज दिया जाता है। इतना आप सभी को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि कमियौटी प्रथा किस क्षेत्र में प्रचलित थी, कमियौटी प्रथा। तो जो कमियौटी प्रथा है बिहार एवं उड़ीसा दोनों में प्रचलित थी, बिहार एवं उड़ीसा दोनों में प्रचलित थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या था, अब ध्यान से सुनिएगा कि इस प्रथा के अंतर्गत जो है कृषि दास, इस प्रथा के अंतर्गत जो है कृषि दास, ठीक है, इस प्रथा के अंतर्गत जो है कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कमियाँ जाति, खेती करने वाले कमियाँ जाति के लोग जो है अपने मालिक द्वारा प्राप्त ऋण पर, फिर से बोलते हैं, कमियाँ जाति के लोग जो हैं अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले जो है जीवन भर उनकी सेवा करते थे, उसी को बोला गया कमियौटी प्रथा, ठीक है, उसी को बोला गया कमियौटी प्रथा। नेक्स्ट है कि द हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वार इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं JWK, ठीक है, JWK। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बुक किस पर आधारित है, तो 1857 के विद्रोह पर आधारित है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेज़ों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की। तो दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर जो अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, कब स्थापित की। तो आपको याद रखना है कि 1611 में, ठीक है, 1611 में कहाँ पर स्थापित किया जाता है, तो मुसलीपट्टनम में, याद रखिएगा मुसलीपट्टनम में स्थापित किया जाता है। मुसलीपट्टनम में, मुसलीपट्टनम जो है गोलकुंडा का बंदरगाह था, याद रखिएगा, जो मुसलीपट्टनम था वो गोलकुंडा का बंदरगाह था, इसे आपको याद रखना है। अगर पूछा जाएगा कि अंग्रेज़ों द्वारा जो है
भारत के पश्चिमी तट पर पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई गई थी? तो 1608 ईस्वी में जो है सूरत में लगाई गई थी। 1608 में सूरत में लगाई गई थी। लेकिन अगर पूछा जाएगा आधिकारिक तौर पर कब लगाई गई थी, तो 1613 में, ठीक है। आधिकारिक तौर पर 1613 में लगाई गई थी, जहांगीर से आज्ञा लेके। नेक्स्ट है कि चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले लाया गया। तो चीनी उद्योग जो है भारत में सबसे पहले कहाँ पर लाया गया था? तो बिहार में लाया गया था, ठीक है, बिहार में। तो बिहार ऑप्शन नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिहार के कहाँ पर लाया गया था? तो बिहार के जो है बेतिया में लाया गया था। बिहार के बेतिया में लाया गया था। कब लाया गया था? 1840 में, ठीक है, 1840 में। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि जो वास्तविक जो है चीनी उद्योग कब स्थापित होता है बिहार में, तो 1931 में, 1931 में, ठीक है, 1931 में। इतना आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा जो है गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियाँ प्रदान की गई? तो किस अधिनियम के तहत? तो 1786 के अधिनियम के तहत जो है सेनापति और गवर्नर जनरल दोनों शक्तियाँ एक ही व्यक्ति को दी गई, एक ही व्यक्ति को दिया गया। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस व्यक्ति को जो है पहली बार, किस व्यक्ति को पहली बार जो है सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियाँ दी गई थी, ठीक है। बहुत फेमस व्यक्ति हैं, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है। अकबर द्वितीय मुगल शासक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो राजा राम मोहन राय हैं, अकबर द्वितीय का प्रतिनिधि के तौर पर जो है इंग्लैंड जाते हैं। कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड, और इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो जाता है। जो राजा राम मोहन राय हैं, इसे भारतीय पूर्ण जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है, कब की गई थी? 1829 में किया गया था, 1829 में। उसके बाद है वेदांत कॉलेज, ठीक है, वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, और कब किया गया था? 1825 में किया गया था। उसके बाद है आत्मीय सभा, ठीक है, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, और कब की गई थी? 1815 में। तीनों पॉइंट लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। पहला है कि आपका डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। जो डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी है, इसकी स्थापना कब की जाती है? तो इसकी स्थापना 1906 में की जाती है, और कहाँ पर की जाती है? तो बम्बई में की जाती है, ठीक है, बम्बई में स्थापना की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? तो B.R. शिंदे के द्वारा, ठीक है, B.R. शिंदे के द्वारा। उसके बाद है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 1932 में, 1932 में इसकी स्थापना की जाती है। और कहाँ पर की जाती है? तो बम्बई में की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? तो महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है, ठीक है। उसके बाद है दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। इसकी स्थापना कब की जाती है? 1920 में इसकी स्थापना की जाती है। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है? तो जो दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन है, इसकी स्थापना जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा की जाती है, ठीक है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और कहाँ की जाती है? तो बम्बई में की जाती है, बम्बई में की जाती है, ठीक है। उसके बाद बचता है सत्यशोधक समाज। इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की जाती है। और कब की जाती है? तो 1873 में की जाती है। और कहाँ पर की जाती है? तो बम्बई में की जाती है। चारों का जो स्थापना बम्बई में की जाती है, लेकिन व्यक्ति अलग अलग और साल अलग अलग, इसे नोट कर लीजिएगा। तो ए का 2 और डी का 3 और बी का, तो इसका राइट आंसर देख लीजिए क्या होगा, 2, 4। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो सर टॉमस रेले थे, ठीक है, सर टॉमस रेले थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है 1902 में जो है सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में जो है एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन करते हैं। और बाद में इन्हीं के जो सर टॉमस रे हैं, उन्हीं के सिफारिश को जो है लागू किया जाता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के तहत।
साथ में आपको याद रखना है कि जो करजन साहब हैं, करजन साहब ये किस लिए जाने जाते हैं, तो बंगाल विभाजन के लिए जाने जाते हैं। इनके द्वारा जो है 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था, ठीक है, इनके द्वारा जो है बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, इतना आप सभी को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ पैक्ट 1916 ईस्वी के संदर्भ में निम्न में से कौन सी घटना संबंधित नहीं है। तो देख लीजिए, यह पहला अवसर था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस अधिवेशन एक साथ हुआ था, तो गलत है, ये पहला घटना नहीं है। 1915 में पहले ही हो चुका था, 1915 में पहले ही हो चुका था। और कहाँ पर हुआ था, तो बम्बई में हुआ था, ठीक है, बम्बई में हुआ था। और दूसरा कब हुआ था, दूसरा आपके लखनऊ में होता है, दूसरा लखनऊ में होता है 1916 में। उसके बाद है इसमें कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी दलों का सम्मेलन हुआ, तो सही बात है। जो गर्म दल और नरम दल 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में अलग हो गए थे। जो 1907 का अधिवेशन हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी घोष। तो 1916 में इन दोनों में क्या हो गया, पैचअप हो गया, ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद है कि इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ, तो ये भी सही है। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी और मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, तो ये भी सही बात है। तीनों सही हो जाएगा, जबकि ए वाला सही नहीं है, ठीक है, ए वाला सही नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ना लगान ना टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था, तो संयुक्त प्रांत में चलाया था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त प्रांत को वर्तमान में उत्तर प्रदेश बोला जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था और महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया, तो मुस्लिम लीग ने जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है 16 अगस्त 1946 को मनाया, 16 अगस्त 1946 को मनाया। इसका डेट याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है इसका डेट, तो से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स व्यक्तिगत नीति का प्रतिपादन निम्न में से कौन किया, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोद लेने की प्रथा को जो है समाप्त कर दिया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। गोद लेने की प्रथा है उसे समाप्त करके सतारा को जो है पहली बार जो है व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत 1848 में लिख लीजिएगा, पूछा जाता है। सतारा को जो है पहली बार अंग्रेज़ों ने अपने क्षेत्र में मिला लिया, पहली बार सतारा को जो है अंग्रेज़ों ने अपने क्षेत्र में मिला लिया। उसके बाद 1849 में अंग्रेज़ों के द्वारा डलहौजी के द्वारा जैतपुर, ठीक है, जैतपुर और संभलपुर को अपने क्षेत्र में मिलाता है। तीसरा आपका है बघाट, 1850 में जो है बघाट को मिलाया जाता है डलहौजी के द्वारा अपने क्षेत्र में। बघाट कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है बघाट, ठीक है। उसके बाद याद रखना है उदयपुर को 1852 में उदयपुर, ठीक है। उसके बाद है झांसी के बारे में याद रखिएगा, मणिकर्णिका एक मूवी है उसमें भी दिखाया गया है, 1853 में जो है झांसी को। उसके बाद 1854 में नागपुर को। व्यक्तिगत नीति के तहत जो है अपने राज्य में मिलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लॉर्ड डलहौजी साहब हैं इन्हीं के शासनकाल में जो है प्रथम रेल चलती है 1853 में, ठीक है, 1853 में बम्बई से थाने के बीच में। आपको कमेंट करके बताना है कि सेकेंड रेल कहाँ से कहाँ तक चलती है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम मानव ने किस खाद्य अनाज को प्रयोग में लाया, तो किसे लाते हैं, जौ को लाते हैं, ठीक है, जौ को। उसके बाद आपके गेहूं को लाया जाता है, उसके बाद गेहूं को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद की जो एकमात्र शाखा वर्तमान में उपलब्ध है वह कौन है, तो साकल है, ठीक है, साकल। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऋग्वेद की कितनी शाखा थी, 5 शाखा थी, वास्कल, आसलायन, संखायन, साकल और एक आपका है मंडूकायन। लिखना हुआ तो लिख लीजिएगा, ठीक है, एक है मंडूकायन। 5
4 यहाँ पर है, एक ये है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, तो महायान शाखा का अनुयायी था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्धों के द्वारा 4 संगति का आयोजन किया गया, इसे देख लीजिए। पहला संगति का आयोजन जो है 483 BC में होता है। कहाँ पर होता है, तो राजगिरी में होता है। शासक कौन होता है, तो शासक आपके होता है अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष होते हैं। दूसरा आपका है दूसरा बौद्ध संगति, इसका आयोजन 383 BC में होता है। कहाँ पर होता है, वैशाली में होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो सवाकामी इसके अध्यक्ष होते हैं। और उस समय शासक कौन होते हैं, तो कालाशोक उस समय शासक होते हैं, ठीक है। तीसरा कब होता है, तो 255 ईस्वी में होता है, 255 ईस्वी में होता है। और कहाँ होता है, तो पाटलिपुत्र आज के पटना में होता है। और अध्यक्ष कौन है, तो मोगलीपुत्रस इसके अध्यक्ष हैं। शासक कौन है, तो अशोक है, ठीक है, अशोक शासक है। उसके बाद है चौथा बौद्ध संगति का आयोजन कब होता है, तो ईसा के प्रथम शताब्दी में। और कहाँ होता है, तो कश्मीर के कुंडलवन में होता है। कश्मीर के कुंडलवन लिख लीजिएगा। और इस समय अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे वसुमित्र, ये इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष कौन है, वसुमित्र हैं। और अध्यक्ष से भी इंपॉर्टेंट है। उपाध्यक्ष कौन है, तो जो अध्यक्ष हैं अश्वघोष हैं, ठीक है, अश्वघोष हैं। और उसके बाद इसमें शासक कौन थे, तो शासक आपके कनिष्क थे, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली थी, जिसमें शासन का सबसे छोटा इकाई क्या था, तो ग्राम था, ठीक है, ग्राम। और सबसे बड़ा इकाई क्या था, तो राष्ट्र था, राष्ट्र, भुक्ति या राष्ट्र, देश, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसकी रचना हर्ष ने नहीं की थी। इन चारों में से किसकी रचना जो है हर्ष के द्वारा नहीं किया गया था, तो जो हर्षचरित है इसकी रचना हर्ष के द्वारा नहीं किया गया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हर्षचरित है किसके द्वारा लिखा गया है, तो लिखा गया है बाण भट्ट के द्वारा, ठीक है, बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये तीनों लिखा गया है आपके हर्ष के द्वारा, तीनों लिखा गया है हर्ष के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से किस शासक वर्ग को सफलता मिली। आपको याद रखना है कि भारत में एक स्थान है आज भी उत्तर प्रदेश में, कन्नौज को लेकर जो है गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ठीक है, और एक आपके थे पाल इस साइड में था, पाल, तीनों हमेशा आपस में लड़ते रहे कन्नौज के लिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो कन्नौज है, ये कन्नौज पर पाल शासक, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार तीनों शासन करते हैं। लेकिन जो एक तरीके से बोला गया कि अंतिम सफलता, अब उसके बाद इन दोनों में से कोई नहीं जीत पाया, तो राष्ट्रकूट के जो राष्ट्रकूट हैं, जब उन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, तो उसके बाद ना पाल उस पर जीत पाए, ना तो राष्ट्रकूट कभी जीत पाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है तुर्की, भारत पर आक्रमण करने वाला जो है प्रथम तुर्की मुसलमान कौन है, तो सुबक्तगीन है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुसलमान कौन है, तो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। और इसके द्वारा कब किया गया था, तो 712 AD में। कहाँ पर किया गया था, तो सिंध में किया गया था। उस समय सिंध के शासक कौन थे, दाहिर उस समय सिंध के शासक थे। इतना आप सभी को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से वह कौन था जिसने तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लिया और आगे चल कर जो है दिल्ली का सुल्तान बना, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है, 1191, जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है पृथ्वीराज चौहान से। 1192 के युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। पहला युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी हार जाता है और भाग जाता है, और दूसरा युद्ध में जो है
मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान को बाद में मार देता है, ठीक है। उसी समय जो है आपके जो शामिल कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपके जो गौरी है उसके साथ में थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये दिल्ली का सुल्तान कब बनता है, तो 1206 में बनता है। और अपनी राजधानी कहाँ बनाता है, तो अपनी राजधानी जो है लाहौर बनाता है, ठीक है। अपनी राजधानी कहाँ बनाता है, लाहौर में अपनी राजधानी बनाता है। लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इस जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव रखा था, कुतुब मीनार का नींव रखा था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि कुतुब जो मीनार है, जो कुतुब मीनार है उसे पूरा किस शासक ने करवाया था। 2 शासक का नाम बताना है, ठीक है। एक ने बनवाया 3 मंजिला तक, एक बनवाया 5 मंजिला तक। इन दोनों शासक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में इन दोनों का नाम लिख दीजिएगा तो आप लोग ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखा कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखी एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। तो क्या वर्णन किया गया है, तो इसमें वर्णन किया गया आपका अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है, ठीक है। अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें याद रखना है कि जो चचनामा बुक है किसके द्वारा लिखा गया है, तो अली अहमद के द्वारा लिखा गया है और अरबी भाषा में लिखा गया है, अरबी भाषा में लिखा गया है। इसका चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चचनामा अली अहमद के द्वारा लिखा गया, अरबी भाषा में लिखा गया और अरबों द्वारा सिंध पर विजय का इसमें वर्णन मिलता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे है। तो भक्ति आंदोलन को जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय जो है किसे जाता है, तो रामानंद को। रामानंद किसके शिष्य हैं, तो राघवानंद के हैं, लिख लीजिएगा, राघवानंद के शिष्य हैं, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि जब रामानंद ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया तो जो पहले आपके उत्तर भारत में कृष्णा और राधा की भक्ति की जाती थी, अब कृष्णा और राधा के स्थान पर राम और सीता की भक्ति की जाने लगी। फिर से बोल देते हैं, उत्तर भारत में रामानंद जो भक्ति आंदोलन लाते हैं उससे पहले उत्तर भारत में कृष्णा और राधा की भक्ति की जाती थी। जब भक्ति आंदोलन का प्रचार उत्तर भारत में रामानंद करते हैं उसके बाद राम और सीता की भक्ति की जाने लगती है। नेक्स्ट है कि प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। जो प्लासी का युद्ध है कब होता है, तो 1757 में होता है। लेकिन आपसे डेट पूछा जा रहा है कि किस डेट को हुआ प्लासी का युद्ध। तो आपको याद रखना है कि जो प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को होता है। 23 जून 1757 को होता है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। पहला देखिए मीर कासिम, तो मीर कासिम युद्ध लड़ता नहीं, तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो शासक नहीं था। उसके बाद सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो सही है लेकिन यहाँ पर डेट गलत है, ठीक है। उसके बाद है मीर कासिम, ये भी गलत है। तो जो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार में दीवानी लगान वसूलने का अधिकार कब मिला। तो 1765 में मिलता है, 1765 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद संधि के तहत। इलाहाबाद संधि के तहत आपको याद रखना है कि जब 1765 में इलाहाबाद की संधि हो रही थी उस समय बंगाल के नवाब कौन थे, तो उस समय बंगाल के नवाब कौन थे, नजमा उदौला। याद रखिएगा, नजमा उदौला उस समय बंगाल के नवाब थे। नजमा उदौला कौन है, तो मीर जाफ़र का बेटा है, जो मीर जाफ़र था उसका बेटा है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मजरूल हक ने दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। मजरूल हक ने जो है दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया, तो कब किया, तो आपको याद रखना है 30 सितंबर 1921 को, 30 सितंबर 1921 को, 30 सितंबर 1921 को मजरूल हक ने जो है सदाकत आश्रम से जो है दी मदरलैंड अखबार निकाला। तो असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के पहले, गलत, असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के तक चलता है, ठीक है, 22 तक चलता है। 22 करीब फरवरी, 5 फरवरी को आपकी घटना होती है और 12 फरवरी को आपके वापस ले लिया जाता है। शायद 12 फरवरी ही होगा, अगर मार्च होगा तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा।
तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो ये किया गया आपके हरिपुरा अधिवेशन में, ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। इसमें आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन, जो राष्ट्रीय नियोजन है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और जो हरिपुरा अधिवेशन कांग्रेस का होता है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। इतना आप सभी को याद रखना है। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी लाएंगे, चाहे पॉलिटी लाएंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।